हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का थर्ड पार्ट। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले देख लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यार हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ी थी और हमने वहाँ पर क्या देखा था कि जो मेजॉरिटी थी उन लोगों की थी 59% जो डच लैंग्वेज बोला करते थे और करीबन 40% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। लेकिन वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने समझदारी से काम दिखाया और वो ये वाली बात समझ गए कि अगर देश में यूनिटी कायम करनी है, एकता बनानी है, देश में भाईचारा बनाना है, तो हमें हर, चाहे वो डच बोलता हो चाहे वो फ्रेंच बोलता हो, हर भाषा बोलने वाले आदमी को सम्मान देना पड़ेगा, सबके व्यूज़ को ऑनर देना पड़ेगा। और यही कारण था कि बेल्जियम में सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ। दूसरी केस स्टडी हमने पढ़ी थी श्रीलंका की और उसमें हमने क्या देखा था कि 74% जो लोग थे वो सिनाला लैंग्वेज बोलते थे, सिनालीज थे, और 18% जो थे वो तमिल थे। लेकिन यहाँ पे बेल्जियम के उलट काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली, इन्होंने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए और ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बना दी। मतलब तमिल लोगों को और तमिल भाषा को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, साइड में कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? ये हुआ कि जो तमिल वाले लोग थे वो भाई साहब गुस्से में आ गए, दोनों तरफ में झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग इधर के मारे गए, बहुत सारे लोग उधर के मारे गए। तो ये हुआ, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले तो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। आखिर पावर का शेयर होना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, यहाँ पे मैंने लड़का बना दिया, ये आप ही हो, ठीक है। सो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? नंबर 1, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 2 नंबर में कि भैया पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है या पावर शेयरिंग अच्छी बात क्यों है, वाई इज पावर शेयरिंग गुड? तो आप बताओगे कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्योंकि भाई मान के चलो क्लास में 50 बच्चे हैं और अगर जो टीचर है वो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देती है तो जाहिर सी बात है क्लास में कन्फ्लिक्ट होगा। बच्चे शिकायत करेंगे पेरेंट्स से जाके कि मैम जो है वो भेदभाव करती हैं, उस बच्चे को ही गुड देती हैं, हमें कभी गुड नहीं देती, हम चाहे अच्छा काम करके आएँ। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया भी हुआ था श्रीलंका वाले केस में कि जब दोनों लोगों ने तमिल वाले लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया तो फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। दूसरा, द सेकेंड रीज़न इज that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise। अब कहोगे इंग्लिश बाबा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया था कि भैया अगर पावर का शेयरिंग होगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दूसरे वाला तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या है। देखो एक चीज़ समझो, डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी क्या कहती है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर कोई आदमी 50 करोड़ रुपए कमाता हो या कोई आदमी 5,000 रुपए कमाता हो, दोनों लोग देश के लिए, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बराबर हैं। आपको शायद पता ही होगा सलमान खान ने जब क्या नाम है हिरन मार दिए थे तो सलमान खान पे भी केस चला। ऐसा नहीं है कि भैया वो सलमान खान है या हीरो है तो उस पर केस नहीं चलेगा, सलमान खान को भी जेल जाना पड़ा, ठीक है। चाहे आप एक आम आदमी हो चाहे सलमान खान हो, नो मैटर हु यू आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप लॉ के सामने बराबर हो। तो ये वाली बात क्या कह रही है? द सेकेंड रीजन इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल, जो डेमोक्रेटिक रूल है वो इन्वॉल्व करता है शेयरिंग पावर। किन के साथ शेयर करता है? विद दोज अफेक्टेड, जो लोग इस रूल को अप्लीकेबल करने से अफेक्टेड होंगे उन्हीं लोगों के हाथ में कुछ पावर देता है। अब तुम कहोगे सर कहाँ देता है, हमें तो कोई पावर नहीं देता। अरे देता तो है। आप देखो दिल्ली के अंदर अगर मैं पहले बात करूं तो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद अब आ गए क्या नाम है आप अरविंद केजरीवाल जी आ गए। हो सकता है इनके बाद कोई बीजेपी के आ जाए या कोई और आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पावर है और वो पावर कौन सी है? वोटिंग वाली। वो जब चाहे किसी की सरकार बनवा सकते हैं और जब चाहे किसी की सरकार गिरा सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में आ सकता है अगर हम पावर को शेयर करें इसका मतलब पावर को डिवाइड कर रहे हैं और इसका मतलब वीकनिंग द कंट्री को वीक कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपकी सोच हो, और ऐसा ही जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो भी ऐसा सोचा करते थे। द सिमिलर थिंग वॉज बिलीव्ड इन द पास्ट, ठीक है।
पास्ट में भी यही चीज सोची जाती थी। इट वॉज अज्यूम्ड दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, और ऐसा सोचा जाता था कि जितनी भी पावर है वो केवल एक आदमी के पास होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स होने चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें मोनार्की, तो मोनार्की शासन क्या था, उसमें एक ही आदमी हुआ करता था जो कि भैया राजा महाराजा है, उसने कह दी यहाँ सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, उसने कह दिया कि फलाने राजा या फलाने आदमी की बीवी बहुत सुंदर है, मुझे वो बीवी चाहिए, तो भाई साहब चाहिए ही चाहिए, फिर उसमें कोई नो इफ नो बट, ओनली जट। ठीक है, आगे चलो। In a democracy, people rule themselves through institutions of self government। ओहो हो, डेमोक्रेसी में पीपल रूल करते हैं अपने आप पर ही, थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे आपने हमारे यहाँ ग्राम पंचायत देखी होंगी गाँवों में, तो गाँवों में क्या होता है, 2-4 लोगों को ना मुखिया बना दिया जाता है, जो बड़े बूढ़े से होते हैं, जिन्होंने पूरे गांव के लिए अच्छा काम किया, जिनका चरित्र अच्छा होता है, अच्छे जो लोग होते हैं। अब क्या होता है, गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, कोई लड़की भगा लाया, कोई कुछ का हो गया, तो उस चीज़ के लिए ग्राम पंचायत के पास जाते हैं, और वो जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो उस चीज़ का फैसला करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो सरपंच होता है, क्या कोई आदमी अपने आप जाके कह देगा कि भैया मैं हूं इस गांव का सरपंच? नहीं ना, लोग ही तो चुनेंगे उसे। जब लोग उसे चुन के लाए तो लोग उसकी ही बातों को मानेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? जैसे आपने क्लास में देखा होगा, मैम पूछती हैं, भाई 2 बच्चे हैं, एक है राहुल और एक है सोहन। मैम ने कहा भाई वोटिंग करो, भाई राहुल को ज़्यादा वोट मिल गए तो मैडम ने राहुल को मॉनिटर बना दिया, लेकिन आप ही लोग राहुल को मॉनिटर बना के लाए। अब हो सकता है कि आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग, राहुल ने आपका नाम व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, तो अब वो ही राहुल जिसको आप चुन के लाए हो, अब आप उसी के अंडर में काम कर रहे हो। यही काम डेमोक्रेसी के अंदर होता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट भी उनके द्वारा ही बनाई हुई होती है। Everyone has a voice in shaping of public policies, और जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर हर किसी की आवाज मतलब जो है वो जरूरी होती है। तभी तो इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के थ्रू ही ये डिसाइड होता है कि पावर जो है शेयर होती रहे, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कितनी है इंडिया के अंदर। There are 4 forms. Number 1, horizontal power sharing. Number 2, vertical power sharing. Number 3, power sharing among social groups. And number 4, power sharing among political parties. ये चारों हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, बहुत काम आएगा आपको। और आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये, जब भी आप इंग्लिश बाबा का कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे सर्च करते हो, जैसे आपको पावर शेयरिंग वाला चैप्टर चाहिए, तो आप लिखा करो यूट्यूब में सर्च बार में पावर शेयरिंग बाय इंग्लिश बाबा, आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आप बाय इंग्लिश बाबा लगा दोगे। अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर ढूंढ रहे हो, मान के चलो फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो लिख दो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर का नाम लिख दिया और आगे लिख दो बाय इंग्लिश बाबा। इंग्लिश का चैप्टर ढूंढ रहे हो लेटर टू गॉड, तो लिख देना लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा। लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हो तो लिख देना लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। तो बाय इंग्लिश बाबा लगाने से होगा क्या कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कंटेंट ऊपर ही मिल जाया करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इस पे, वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर की शेयरिंग होती है। और इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लेजिस्लेटिव, या जिसे लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 जुडिशरी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर की। इसमें क्या होता है? इसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लॉज को फॉर्म करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो लॉज बनाते हैं। किसमें? लेजिस्लेटिव में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे दूसरे ऑर्गन जो कि है एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या करता है? ये ऑर्गन अथॉरिटी को एक तो एक्सरसाइज करता है और पावर को होल्ड करता है। कौन? एग्जीक्यूटिव। क्या करता है? अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है और पावर को होल्ड करता है। इसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर लगभग सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, एचआरडी मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। ठीक है,
और अगर मैं तीसरे ऑर्गन की बात करूं जो कि है जुडिशरी, इसमें आती हैं हमारी कोर्ट्स वगैरह आती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट्स हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर शेयरिंग की दूसरी फॉर्म जो कि है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें होता क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल है उसमें पावर शेयरिंग होती है। तो सबसे पहले सबसे नीचे से बात करते हैं। सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट और सबसे टॉप पे है इंडियन गवर्नमेंट। इसका एक बार यार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत काम आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट क्या है। जैसा कि ये वाला एग्जांपल मैंने इस चैप्टर को समझाते हुए आपको कई बार दे दिया, ग्राम पंचायत वाला है ना, वहां सरपंच होगा, कोई छोटी मोटी बात होगी तो वही सुलटा देंगे, वही उस बात का सॉल्यूशन कर देंगे। इसके ऊपर बढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ कई सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो कि चुन के आया है क्योंकि उसकी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो आम आदमी की पार्टी है और पहले थी कांग्रेस की जब शीला दीक्षित जी थी, है ना। अगर बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा में खट्टर जी हैं। बात करूं यूपी की तो यूपी में अभी योगी जी हैं। इसके बाद आता है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसकी है, बीजेपी की है, मोदी जी की है, ठीक है। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। और सबसे टॉप में अगर मैं बात करता हूं तो फिर आती है इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इन सबको गवर्न करती है, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो कौन होता है, उस टाइम का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग के थर्ड फॉर्म में जो कि है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब आप कहोगे इंग्लिश बाबा समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। यार मुझे एक बात बताओ, एक जगह पे अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। हो सकता है एक जगह पे मुसलमानों का ग्रुप रहता हो, अब भाई उनकी जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग है। हो सकता है वो उर्दू को ज़्यादा प्यार करते हो रेदर देन संस्कृत और रेदर देन हिंदी, ठीक है। और उनके रमज़ान आएंगे तो उनकी फास्टिंग वगैरह शुरू होगी, उनके अलग, ठीक है, कल्चर है कुछ। वहाँ हो सकता है कुछ हिंदू लोग भी हों, उनके अलग कल्चर हैं। वहाँ हो सकता है कुछ ईसाई लोग भी हों, उनका अलग कल्चर है। तो जब एक ही जगह पे या एक कम्युनिटी पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं, तो उनमें भी पावर का बटा होना ज़रूरी है ताकि यूनिटी बनी रहे, किसी तरह का भेदभाव ना रहे। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जब मैंने आपको बेल्जियम वाला केस स्टडी पढ़ाया था तब मैंने उसमें बनाया था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनी थी बेल्जियम के अंदर, जिसमें जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी और जो डच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की फोर्थ फॉर्म और जो कि है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो पावर है वो इंडिया के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी बटी हुई होती है। अब आप देखो, हो सकता है आप लोग कांग्रेस के साथ हो सकता है आप लोग बीजेपी को वोट देते हो सकता है आप सपा को वोट देते हो सकता है आप बीएसपी को भी वोट देते हो। होता क्या है, इलेक्शन टेक्स प्लेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन, अब जैसे आज की डेट में जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं, तो क्या लाइफ टाइम अब पीएम मोदी ही रहेंगे? नहीं, दोबारा इलेक्शंस होंगे, जिसको हो सकता है दोबारा उन्हें ही वोट मिल जाए, ठीक है। हो सकता है उन्हीं की पार्टी का कोई मेंबर चूज हो जाए, या हो सकता है कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाए, या हो सकता है आप सत्ता में आ जाए। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, इलेक्शंस होते रहते हैं जिससे पावर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती रहती है, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर ओन कैंडिडेट। अब आपने सुना होगा कि भैया वाराणसी से वो खड़े हो रहे हैं, यहाँ से वो खड़े हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ के उम्मीदवार वो हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, इलेक्शंस इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये जो इलेक्शंस होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये इंश्योर होता है कि पावर जो है एक हाथ में ना रहे, कहीं कोई तानाशाह ना बन जाए। अभी जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भैया पहले दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित यानी कांग्रेस की सरकार थी और आज की डेट में सरकार है आम आदमी पार्टी की। तो इलेक्शंस की वजह से ये पॉसिबल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। जल्दी से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में, जिसमें मैंने बताया 59% लोग थे जो डच बोलते थे और 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। वहाँ के लोगों में कन्फ्लिक्ट ना हो, यूनिटी बनी रहे, डिवीज़न ना हो किसी तरह का। तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 50% मिनिस्टर रखे जो डच बोलते थे और 50% मिनिस्टर रखे जो फ्रेंच बोलते थे, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। और जब ब्रुसेल्स में, जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो परसेंटेज था वो 80% था, तो जब फ्रेंच ब्रुसेल्स के अंदर जब बनी वहाँ पे भी 50% डच बोलने वाले लोग बनाए गए मिनिस्टर्स और 50% लोग कौन बनाए गए, फ्रेंच वाले। इस तरह से क्या देखा हमने कि जो पावर है वो इक्वली शेयर्ड की गई और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हमने दूसरा जो केस स्टडी देखी थी श्रीलंका की, उसमें जब हमने क्या देखा, जो 74% लोग जो सिन्हालीस थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी कायम करने की कोशिश की। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बनाते टाइम उन्होंने जो तमिल लोग थे 18%, उन पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें नज़रअंदाज किया, ना ही उन्हें किसी तरह की कोई बड़ी पोजीशन दी। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती थी उसमें केवल सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही चूज़ किया जाता था। और इसकी वजह से हुआ ये कि सिविल वॉर हो गया, जिसमें दोनों ही साइड्स के बहुत सारे लोग मरे। फाइनली 2009 में जाके ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट था हमारा, इसमें हमने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो यार वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, वीडियो को देखते ही कॉमेंट किया करो, और अपने दोस्तों के साथ आजकल आपकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। और हमसे यानी मुझसे जुड़ने के लिए इंग्लिश बाबा से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8059041145 80 590 411 45 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारे अगर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस से जुड़ना है तो अभी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय।